All right, hi everyone, good morning. एक मिनट दो, mute you. हाँ. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, today you will discuss DPP. पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर कर लेंगे. Okay, sir. ठीक है? Sir, and I've gone to the stationery book depot. Sir, what is needed? NCERT 11th or 12th? अभी कौन सी क्लास में हो तुम? 11th. तो फिर And sir, उसका मतलब हमें नरेंद्र अवस्थी and VK Jaiswal we have to buy, and inorganic chemist and ये MS चौहान. MS चौहान अभी नहीं खरीदना है, वो तो जब ऑर्गेनिक शुरू होगा आपका तब देखना है. नरेंद्र अवस्थी लेना है. नरेंद्र अवस्थी yes for physical chemistry And VK Jaiswal. and VK Jaiswal for inorganic. Okay, sir. Thank you, sir. So. All right, so ये फटाफट elements identify कर दो based upon our last class का discussion, last class का understanding. फटाफट भरते Sir, जाओ. we should write them in the chat, sir. नहीं ऐसा मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट हो जाएगा. मतलब just Okay. write it in rough paper with you. आपको ये elements याद होने चाहिए. अगर नहीं याद है तो go back, revise the जो mnemonics हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में. Alright, so यहाँ पर easy ones तो हम लोग एक बार शुरू कर देते हैं. Okay, I think S block के तो ये काफी easy हैं. This is lithium. Sodium, beryllium, magnesium, right? ठीक है, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese. What about this V? ये क्या है? Platinum. Nickel, platinum, palladium, copper, silver, gold, zinc, cadmium, mercury. ठीक है, ये वाला रीजन मैंने आपको बोला था ध्यान में रखना है. ओके, ये तो आ जाएगा इजीली. बोरॉन, Carbon, oxygen, Nitrogen, oxygen, fluorine, क्लोरीन, bromine, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्लोरीन है, Sir, Chlorine. है, bromine, antimony, astatine. astatine. राइट. ये बोरॉन फैमिली का निमोनिक क्या होता था? Sir, TL, कार स्कूटर end में आप TL. राजी. नहीं, वो तो इसका था हैलियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का. मैं तो बोरॉन फैमिली का पूछ रहा हूँ. हाँ, तो फिर व्हाट इज दिस? A stands बैगन, आलू, गाजर, इन थाली. थैलियम, TL. Helium. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? वाला पैलेडियम होगा ना. लेड, पीबी, लेड, प्लम, Lead. सर हाँ, सर बी वाला तो Bismuth. C वाला bismuth. B वाला एक मिनट. कॉपर, पैलेडियम, प्लैटिनम. हाँ सॉरी, माय बैड. पहले पैलेडियम आता है, फिर उसके नीचे प्लैटिनम आता है, तो ये PD है. करेक्ट. Bismuth. यहाँ पर क्या होगा? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास. तो BI स्टैंड्स फॉर बिस्मथ. देन ये ऑक्सीजन फैमिली का क्या था? Polonium. पोलोनियम. वो स्टाइल से TPO. तो दिस इज PO, पोलोनियम. ठीक है. Okay. ऑलराइट, चलो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे. 1 to many मैपिंग हो सकती है. ठीक है, और एक एक करके आंसर मत देना. लाइक चैट पे देना और ऐसे देना कि A के अगेंस्ट, B के अगेंस्ट, C के अगेंस्ट, D के अगेंस्ट क्या क्या आ रहा है. एक ही आंसर में देना. Sir, more than one option, right?
हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 to many mapping is possible. Okay, sir. So for 1 minute, can you just go up? हाँ, ये वाला तो, ये तो खैर आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी. S and P block are called representative elements except noble gases. D block elements are called as transition elements except for zinc, cadmium, mercury, and F block elements are called as Yes. inner transition elements. सर वो मैच द फॉलोइंग दिखा सकते हैं आप? हाँ, शुरू हो जाओ. एक एक करके नहीं, पूरा एक साथ दो. एक का सर क्या ऐसा हो सकता है होगा? कि एक ऑप्शन किसी के साथ भी मैच ना हो. होना तो नहीं चाहिए. सर हो रहा है. हाँ तो फिर थोड़ा सोचो दोबारा क्या कर रहे हो आप. ऑलराइट, चलो पहला वाला शुरू करते हैं. दिस इज लिथियम एज एन एलिमेंट. अब ये एस ब्लॉक में है. यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका एस में लाया करता है. यस, हो गया सर. मेटल है. यस, रेडियो एक्टिव नहीं. नहीं. ओके, देन 37. तो अपना नोबल गैस 36 हुआ करता था. कौन सा हाँ. नोबल गैस था 36? आर्गन. सर PQR. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन. Krypton. 36 पे, राइट. तो क्रिप्टॉन के बाद में ये 5s पीरियड में आ जाएगा. तो ये कौन सा हो जाएगा? R. रुबीडियम. Rubidium. Rubidium. ठीक है, तो वापस से ये एस ब्लॉक है, क्यू है, एज वेल एज आर है. PQR. R. बाकी के दोनों PQ. ऑलराइट, देन 56. अब अगेन मुझे याद आ रहा है 54 मेरा जेनॉन नोबल गैस होता था. यस सर. यस सर. Yes, sir. ये तो S block 55 और element. 56 दोनों एस ब्लॉक के होंगे. तो ये एस ब्लॉक का है और ये NS122 है. 6s2. के बाजू वाला है. सीशियम के बाजू वाला कौन सा था? स्ट्रोंशियम. Strontium. यस सर. रेडियो एक्टिव. ठीक है, ये स्ट्रोंशियम है. Alkyl. स्ट्रोंशियम एस ब्लॉक में लाया करता है. यस, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s PQR. 1 to 2. एस में लाया करता है. यस, अल्कली मेटल है नहीं. रेडियो No, एक्टिव है नहीं. जस्ट PQ. सर अल्कलाइन में कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है ना? है ना, नीचे रेडियम है ना. ओके सर. देन 88 कौन सा हो गया? रेडियो एक्टिव. नॉन के दो Radioactive. सर Radioactive. 6 ये रेडियम ही आ गया ना. मतलब हाँ, सर. 86 वापस से नोबल गैस होता था और 87 88 तो ये एक्चुअली ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राजी वाला आरे है ये. R. Red. तो दिस इज रेडियम. अगेन ये एस ब्लॉक का है. यस, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में लाया करता है. यस, इज इट अल्कली मेटल? नो. इज इट रेडियो एक्टिव? यस. Yes, sir. सो ये PQS होता है. So in S block, radium and francium are radioactive, right? यस. Sir, हाँ, sir, for the C1, it should be barium, no, not strontium. बेटा मांगे कार स्कूटर. हाँ सॉरी, माय बैड, ये बेरियम हो गया. करेक्ट. 56 का सी बेरियम है, नॉट स्ट्रॉन्शियम. बट ठीक है, चलो हमारा फिर भी आंसर तो करेक्ट आएगा. ठीक है, अगले के बारे में बताओ.
Sir, we can say, or yeah, we have to write in chat. चैट में लिखो पहले अभी. सर एस्टेटाइन नॉन मेटल है ना? ऐसा लिखा था अपन ने पहले लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना. कैसा था वहां पर? येलो येलो क्या थे? मेटलॉइड्स. सर लिक्विड और सॉलिड किस मालूम पड़ेगा? एनसीईआरटी पढ़ के. ठीक है, तो ये स्किप नहीं करना है. मेक श्योर एनसीईआरटी कहाँ पर मिलेगा? आप लोगों का एक एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट भी लूंगा मैं थोड़ा टाइम में. मेक श्योर दैट आप इस चैप्टर का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हो. सर पर एनसीईआरटी हमारे पास बुक ही नहीं है. यस सर, नहीं हम नहीं है तो Yes, sir. मतलब न्योता दूं, इनविटेशन दूं, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाऊं? सर आपने पीडीएफ सेंड किया है क्या सर? तुम्हें गूगल करना नहीं आता? ऑनलाइन दुनिया जहान की चीजें तुम्हें गूगल करनी आती है. एक एनसीईआरटी का पीडीएफ नहीं निकलेगा तुमसे ऑनलाइन. सर कौन सा कुछ स्पेसिफिक तो होगा कि क्या है ऐसे? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम राजा? केमिस्ट्री 11th. उसमें कुछ ऑथर वगैरह अलग से नहीं ना सर, कि वही एक है? मतलब एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है. ओके सर, देखता हूँ. ऑलराइट, सो यहाँ पर कैसा रहेगा? 15th. ये कौन सा एलिमेंट हो गया? दिस इज Sir, P block. P block. Phosphorus. Phosphorus. पी ब्लॉक है. लिक्विड एट रूम टेम्परेचर नहीं, हैलोजन नहीं, मेटल नहीं. मेटल. हाँ. ठीक है, तो सिर्फ पी रह गया यहाँ पर. 31, दिस इज गैलियम. यस सर. हीलियम. जिंक के P बाजू block वाला. and metal. तो ये पी ब्लॉक में है. हाँ, sir. लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर. Maybe liquid at room temperature. Sir, it is not liquid at room हाँ temperature. सर. Yes, sir. Liquid वो तो है. मर्क्यूरी और ब्रोमाइन है ना. हाँ. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में? व्हाट इज इट दैट इज रिटन? Sir, last year NCERT. NCERT textbook, we NCERT. studied that it will melt in our palms, sir. हाँ, तो इट इज समथिंग व्हिच इज लेट्स से रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन में आ जाएगा. ठीक है, अगर आपका Okay, रूम टेम्परेचर ओके सर. 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यस इट विल मेल्ट. मेटल भी है. सर मेटल आएगा. एस. ठीक है, मेटल भी है. देन 35th वाले P में block ब्रोमीन. पी ब्लॉक. राइट, सो पी ब्लॉक में है and liquid. एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर भी है एंड हैलोजन भी है और मेटल नहीं है. ठीक है. देन 84. P block 85 कौन सा हो जाएगा ये? halogen. And halogen.
ये सर आयोडीन। हैलोजन पी ब्लॉक। हमारा नोबल गैस होता था, तो उसकी Astatine. पहले Astatine. एस्टाटाइन। P रहेगा, तो it will be P block and it will be Halogen. हेलोजिन। yes, halogen. ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ के छोटी छोटी बारीकियां हैं, तो यू शुड मेक श्योर दैट यू रीड एनसीईआरटी। सर, क्या भी फर्स्ट लेसन से भी एनसीईआरटी पढ़नी होगी ना? नहीं, फर्स्ट लेसन नहीं, जो ये इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया, या आगे केमिकल बॉन्डिंग आएगा, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा एसोसिएटेड चैप्टर्स हैं। ठीक है, वैसे तो इनऑर्गेनिक फिजिकल दोनों में बोल देते हैं इनको, दे आर मोर लाइक जनरल केमिस्ट्री चैप्टर्स। इनका आपको एनसीईआरटी डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना चाहिए। Sir, what about organic? तो आएगा ना जब ऑर्गेनिक, तब ऑर्गेनिक भी कराया जाएगा आपको। Okay, sir. ना उतने में फोकस करो। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एट हैंड, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इसके पहले का जो फर्स्ट हाफ था चैप्टर का, आई शुड नॉट से फर्स्ट हाफ बट फर्स्ट पार्ट जो था चैप्टर का, दैट वाज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एंड learning about where the elements are located. Now that we are familiar with this, okay, we should be able to move on to understanding periodic properties. So what do I mean by periodic properties? तो यहाँ पर हम लोग कुछ set of fundamental properties पढ़ेंगे which influence the behavior of elements. Right? They influence the मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर। मैक्रोस्कोपिक वर्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज ऑब्जर्वेबल टू अस, राइट? सो जैसे we see certain elements showing certain kind of reactions, we see them showing certain type of chemical properties and physical properties. So those macroscopic properties which vary from element to element, they are influenced by certain fundamental properties in some way. Now what are those fundamental properties? तो हम एक एक करके नोटिस करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में 5 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। One would be the size of atom. The second would be ionization energy, या फिर ionization enthalpy वर्ड भी यूज किया जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं जब ये प्रॉपर्टी पे आऊंगा तब आपके साथ डिस्कस करूंगा। Then there is electron gain enthalpy, electron affinity, also called as electron affinity. However, थोड़ा डिफरेंस रहता है इनके बीच में, वो क्या डिफरेंस है वो अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस। ठीक है, ये 5 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा। ठीक है, आप मान के चलो ऑलमोस्ट एक लेक्चर पर प्रॉपर्टी जाएगा ही सही। समटाइम्स इन सर्टेन प्रॉपर्टीज यू माइट ऑल्सो स्पेंड 2 लेक्चर्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट उस प्रॉपर्टी के हमको एक्सप्लोर करने होंगे। अब हर एक प्रॉपर्टी को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा? हम लोग उस प्रॉपर्टी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन समझेंगे कि वो प्रॉपर्टी आखिर है क्या। देन वी विल स्टडी फैक्टर्स दैट अफेक्ट दैट प्रॉपर्टी, राइट? दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट फैक्टर्स। वंस वी अंडरस्टैंड दोस फैक्टर्स, देन उस प्रॉपर्टी के हम लोग ट्रेंड्स देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी अक्रॉस अ पीरियड या डाउन द ग्रुप, ठीक है, ट्रेंड का जो डिस्कशन होगा वो कैसा रहता है? अक्रॉस अ पीरियड रहेगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, L to R, या फिर डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में वी विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन, जैसे भी आपको बोलना है। इन्हीं में हम लोग ट्रेंड्स का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, रैंडम कंपैरिजंस विल नॉट मेक मच सेंस, although there will be some examples which we'll be doing, तो आपको धीरे धीरे as practice समझ में आ जाएगा। Now trends समझने के बाद में आप नोटिस करोगे that amongst those trends we will find that there are certain anomalies, there are certain exceptions. These are going to be very important. ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस एक्सेप्शंस पे ज्यादा पूछे जाते हैं। नॉर्मल ट्रेंड्स तो क्या है, आप लोगों को याद हो जाते हैं, काफी इजीली याद हो जाते हैं। आई एम श्योर
ICSE बोर्ड के कई बच्चों ने तो ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में ये ट्रेंड्स वगैरह पढ़े होंगे, राइट? बट दोज आरंट समथिंग व्हिच आर गोइंग Yes, sir. the questions based important topic. क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली ये एक्सेप्शंस और रीजंस रहेंगे, ठीक है? अगेन एक्सेप्शंस के बारे में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैड स्पोकन टू यू जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर भी पढ़ रहे थे? We कोई repeat can't करेगा? predict them. हाँ, क्या क्या दोबारा बोलो. We can't predict exceptions. Correct, right? So exceptions aren't meant to be predicted. ठीक है, जैसे जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उस टाइम पर आपने क्रोमियम और कॉपर का एग्जांपल याद किया था, राइट? एंड देन बेस्ड अपॉन आपके दिमाग में और भी क्वेश्चंस आए होंगे कि सर यहाँ पे भी हो सकता है, वहां पे भी हो सकता है, राइट? बट दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज अ प्रिडिक्शन थिंग दैट यू विल हैव टू डू, ठीक है? Sir. Exceptions are required to be remembered and not predicted. Okay, so you'll have to remember those exceptions and you'll have to remember the reasons of why those exceptions are there. ठीक है, just exception का मत याद करना, reasons याद करना, ठीक है? इनफैक्ट मैं आपको एक इस चैप्टर में सक्सेसफुल होने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी बता देता हूँ एंड आगे भी आप ध्यान रखना. इस चैप्टर में आंसर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट हो जाएं आपके, राइट? दैट इज व्हाट यू वुड वांट ना, कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका आंसर करेक्ट आ जाए. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा दैट आप जब प्रॉपर्टी समझोगे, क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी पूछी जा रही है, उस प्रॉपर्टी के एक्सेप्शंस आपके दिमाग में एकदम क्लियरली आ जाए. पहले एक्सेप्शंस दिमाग में आने चाहिए, उसके बाद ट्रेंड्स वगैरह, फैक्टर्स वगैरह आने चाहिए, ठीक है? तो यानी कि ऐसा हो जाना चाहिए, हमने चैप्टर जब ये पढ़ लिया तो चैप्टर पढ़ने के बाद में या चैप्टर पढ़ने के साथ में लेट्स से मैं आपको बोलूंगा कि यार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एक्सेप्शंस बताओ, राइट? तो आपके दिमाग में एकदम लाइक छपे हुए होने चाहिए वो एक्सेप्शंस. जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे. ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया ना आपने, ट्रिगो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. तो आपको अभी रात को 4 बजे से नींद से उठा के पूछूं sin a plus b का फॉर्मूला क्या होगा, तो बता दोगे? Yes, sir. हाँ, Sin A sir. into Yes, cos B sir. plus cos Sin A A into cos sin B. B. हाँ, मतलब Sin A ठीक cos है, B अभी plus बताने की cos जरूरत B. नहीं है, बट भावनाएं समझो. ये जो एक्सेप्शंस हैं ये छप जाने चाहिए. दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक्सेप्शंस ध्यान में रहेंगे तो आपके लिए डिस्कशन काफी आसान हो जाएगा, ठीक है? एंड देन ऑफ कोर्स देयर विल बी सम प्रॉपर्टीज जिनमें एप्लीकेशंस भी रहेंगी, ठीक है? तो एप्लीकेशंस क्या होंगी वो भी हम लोग एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे. तो ये ओवरऑल फ्लो समझ में आया हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड नाउ इन दिस Yes, sir. Yes, sir. Sir, Sir, please size of repeat the atom can meaning also of be referred to as macroscopic atomic radius. हाँ, आएंगे एक एक करके आएंगे. Sir, please repeat the meaning of macroscopic now. मैक्रोस्कोपिक मतलब ऑब्जर्वेबल, Okay, sir. ठीक है? हाँ, ऑलराइट. क्या मंत्री भाई तुम्हारे हाथ में कुछ तकलीफ हो गई है क्या? नहीं सर, मैं रुका था कब से डाउट के लिए. अच्छा अच्छा, मुझे लगा कुछ ऐसे डिफेक्ट आ गया है, ऐसे हाथ ऊपर नीचे हो रहा है. नहीं सर, ऊपर ही था कब से. हाँ बोलो. सर ये चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे ना? नहीं, ये चैप्टर पूरा का पूरा ही शॉर्ट नोट्स है. इसमें देयर विल बी नो Yes, फायदा ऑफ मेकिंग एनी शॉर्ट नोट्स. हाँ, आप ये कर सकते हो कि मतलब जैसे एक कोई प्रॉपर्टी हुई, उसके एक्सेप्शंस हैं, तो वो आपने एक साथ एक जगह पे लिख के दीवार पे चिपका लिए, और जैसे सुबह सुबह उठ के भगवान को ढोक देते हैं, वैसे वैसे उन सब एक्सेप्शंस को एक बार ऐसे प्रणाम बोलना, उनको याद करना और फिर दिन शुरू करना. ओके सर. ऑलराइट, देन अब नोटिस करना, ये जो फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के फैक्टर्स हम लोग नोटिस करेंगे.
हाउएवर इसमें दो ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो कि कॉमन रहेंगे अक्रॉस ऑल दीज प्रॉपर्टीज। एक फैक्टर रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में लाई करेगा, दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दीज प्रॉपर्टीज। एंड द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड एज Z इफेक्टिव या फिर effective nuclear charge. Now what do I mean by this effective nuclear charge? तो यहाँ पे आप नोटिस करना, ठीक है, effective nuclear charge का मतलब क्या होता है। So in a multi-electron atom, what happens is outer electrons don't experience complete nuclear charge. What do I mean by this? Let's try to remember an important concept of ionization energy. आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर्स मॉडल से पढ़ा था, यस सर। राइट? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए व्हाट वाज आयोनाइजेशन एनर्जी? 13.6 into 13.6 Z Z square divided by H square. Right. So it was the minimum energy required to eject the electron from n equal to 1. ठीक है, ग्राउंड स्टेट से, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट क्या सर n स्क्वायर नहीं था ना सर? नहीं, उसमें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसा होता था। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो ग्राउंड स्टेट होता था वो n इक्वल टू 1 ही रहता था। यस सर। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी था वो था 13.6 eV। ठीक है, ये बोर्स मॉडल के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया हुआ था। अच्छा, नाउ इफ यू रिमेम्बर, अगर यही फॉर्मूला हम लोग लेट्स से हीलियम के एटम पर अप्लाई करें, ठीक है, हीलियम के आयन पर नहीं कह रहा हूं मैं, हीलियम का आयन तो क्या हो गया, वापस से सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया, बट यहां पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मल्टी इलेक्ट्रॉन, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लेट्स से वी टॉक अबाउट हीलियम एटम, राइट? नाउ हीलियम एटम के अंदर व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी आता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, दैट कम्स आउट टू बी लेसर देन 13.6 into 2 square upon 1 square। इस वैल्यू से कम आता है, ठीक है। एज पर बोर्स मॉडल, if we were to let's say hypothetically apply Bohr's model also, तो हम लोग यही एस्टिमेट ले रहे होते कि 13.6 into z square upon 1 square, right? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो फर्स्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट शेल में ही लाई कर रहा है, but what we find experimentally is that the ionization energy of helium comes out to be lesser than this value। तो इससे हमें एक important aspect समझ में आता है that ये जो outer electron था, ठीक है, this outer electron, ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, दोनों में से कोई सा भी एक ले लो आप, that outer electron isn't experiencing the complete pull of the nucleus, it is experiencing something lesser। Now why is that lesser thing, why is that? So because there are 2 electrons, so the thing will be shared. Because of 2 electrons, Pull will be shared, yeah. इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा होगा। तो यहाँ पर अपने को इतना समझ में आ रहा है that सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस का ही इंटरेक्शन था, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन में there are these other electrons that are also playing some role, ठीक है। तो because of these other electrons there is something happening, जिसकी वजह से ionization energy कम हो गया है। Now what is that something that is happening? Now उस something को हम लोग बोलते हैं that other electrons present in the atom, ठीक है। ये तो जैसे मेरा you can say टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया,
ठीक है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो कि और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट दे आर प्लेइंग सम रोल. Some role is what is we are calling it as that they are screening the nuclear charge. They are not letting this outer electron experience complete nuclear charge. ये जो inner electrons है, right, इनका ऐसा probability distributed है ना throughout, or you can say around the nucleus, इनके मिलने की probability distributed है. तो ये जो दूसरे electrons है, they are somehow shielding, or you can say screening the nuclear charge. They are not letting the outer electron experience that complete nuclear charge. Okay. In fact, based upon the data of ionization energy that we get, ठीक है, आप लोग calculate भी कर सकते हो, ठीक है. So let's say यहाँ पर if I ask you to do that calculation also, ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे समझना, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग Z इफेक्टिव बोलते हैं. दिस इज लेसर देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज. दिस इज गोइंग टू बी, if I put it in a mathematical form, Z effective is going to be Z minus something, and that something is because of what? That something is because of sigma, the other electrons that were present in the atom. We call it that this is shielding or screening caused by these other electrons, these inner electrons. We represent it by this symbol called as sigma. ठीक है, क्या बोल रहे हैं सिंबल को हम लोग? सिग्मा. सिग्मा या फिर we also call it as screening constant या फिर shielding constant. ठीक है. So let me ask you to do a calculation of this by yourself. ठीक है, एक attempt आप लोग लो, ठीक है. ये question है आपके लिए. See if you are able to comprehend this question and try to calculate the value of sigma by yourself. हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? Yes sir, टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको आपसे रिपीट कर सकते हो? क्या कर सकते हैं? पर टेस्ट इलेक्ट्रॉन का रिपीट कर सकते हो वापस? टेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं कि वो कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है. ओके सर. Sir, हाँ, sir, sir, if the ionization energy is something for removing one electron, if we give the double the ionization energy, will both the electrons come out, sir? नहीं. Oh, okay, sir. Can you scroll up a little? हाँ, ये वाला पार्ट. Yes. Sir, so that will convert it into kinetic energy instead of that other electron. हाँ, Okay, sir. Sir, टेस्ट इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगा ना? तुम्हारी आवाज क्लियरली नहीं आई क्या? टेस्ट इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी इनर इलेक्ट्रॉन से हर वक्त कम ही रहेगा ना? हाँ, also, आउटर इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी इनर इलेक्ट्रॉन से कम ही रहेगा ना. हाँ, बोलो नैन. also मुझे एक चीज पूछना था कि पहले आपने हम लोग को वो पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स मार्क करवाए थे, तो जो भी नहीं मार्क करवाया दे ऑल बिलोंग टू मेटल कैटेगरी. हाँ हाँ, Okay. Or also, I didn't understand the shielding or screening constant thing. As in, I didn't understand what you meant by that screening. तो स्क्रीनिंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश मीनिंग? Presenting something on a screen. वेल ठीक है, वो भी है. और यू कैन ऑल्सो से दैट फॉर एग्जाम्पल आप लाइक कोई स्ट्रीट प्ले देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बीच में एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, एंड लोग उनके अराउंड ऐसे सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं, हाँ. ठीक है. अब आप
एक्चुअली थर्ड रो में हो, लेट्स से, ठीक है, ऐसे रोज में लोग खड़े हैं, राइट, तो ये आगे की रो वाले लोग क्या कर रहे हैं, आपको स्क्रीन कर रहे हैं जो स्ट्रीट प्ले हो रहा है, इनकी वजह से आप देख नहीं पा रहे ना पूरा ढंग से स्क्रीन, हाँ हाँ राइट, तो उसी तरीके से, नॉट एग्जैक्टली द सेम एनालॉजी बट इसी तरीके से आप नोटिस करोगे दैट एक एटम के अंदर कैसा है, यू हैव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अराउंड यू हैव ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट, राइट, यस सर राइट, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा फैला हुआ रहेगा, ज्यादा बाहर की तरफ रहेगा, और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मोर रेस्ट्रिक्टेड इनसाइड इन अ स्मॉलर रीजन, यस right, so the outer electrons are bound to experience some shielding or screening because of those inner electrons. या They will not be able to experience the complete nuclear charge. यस सर गॉट इट That is what we are discussing. थैंक यू Sir, हाँ, like in helium atom, there are only 2 electrons. So how there can be shielding effect in that? क्यों, अच्छा कहाँ पर होते हैं हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स? Sir, same distance पे होते हैं ना? ऐसा एग्जैक्टली दोनों हर टाइम सेम डिस्टेंस पे थोड़े ना होंगे, लाइक ये 1s ऑर्बिटल हो गया, अब इस 1s ऑर्बिटल में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, हाँ सर, तो फिर ओके सर. Sir, if the electron was anywhere in that probability distribution area, then ionization energy for each point will be different, right? हाँ, तो हम लोग तो ऑन एन एवरेज समझते हैं ना दैट, नहीं, अच्छा, यू आर आस्किंग कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसका Yes, एनर्जी इज अ फिक्स्ड वैल्यू ना, उसका वेव फंक्शन और उस वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग उसका एनर्जी रहता है, ये तो आपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के स्टार्टिंग में समझा होगा ना, द फर्स्ट थिंग दैट वाज देयर इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाज दैट Sir, in each orbital the same. हाँ, around the nucleus there can be many wave functions and corresponding to those wave functions there are discrete energy levels Okay, that the electrons would possess. but if the electron was more closer to the nucleus, that means if we give the ionization energy, that attraction force will be, that distance will be less. You are thinking Yes. only from particle perspective. The quantum mechanical model is not just based upon particle nature, it is based upon the wave nature. Okay, sir. All right, so आप लोगों ने कैलकुलेशन करा, एस्टिमेशन आ रहा है? The correct answer is 0.65. ठीक है, like sigma का वैल्यू 0.65 आएगा and z effective का वैल्यू आ जाएगा then 2 minus 0.65 that is 1.35. ठीक है, अब कैसे वो हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने आई होप यूनिट्स का गड़बड़ नहीं करा है, ठीक है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोर्स मॉडल वाला जो फॉर्मूला था वो था -13.6 z²/n² EV की यूनिट्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की यूनिट में, तो उसको मैंने जूल्स में कन्वर्ट करके लिख दिया पहले यहाँ पर, क्यों, बिकॉज जो गिवन डेटा है वो जूल पर एटम ही दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर instead of z what we use is z minus sigma, what is the effective nuclear charge that is getting experienced by this outermost electron. Once we do that, ठीक है, इनको हम लोग इक्वेट करेंगे और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, z का वैल्यू 2 डालेंगे तो हमें सिग्मा का वैल्यू मिल जाएगा 0.65, ठीक है, so this is the screening constant or the shielding constant. The effective nuclear charge that is experienced by the outer electron of helium is not 2 but 2 minus 0.65 that is 1.35, right, यानी कि वो जो outer electron है helium का वो 1.35 protons जितना pull experience कर रहा होगा, उतना nuclear charge experience कर रहा होगा, not the entire 2,
ठीक है, समझ में आया? ये कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, कैलकुलेशन मैं यहाँ पे स्टेप्स नहीं शो कर रहा हूँ, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी. Is this clear with everyone? Or we can put the other way around, and instead of z minus sigma, we just put zf and then we subtract. So that is. Of course. Okay. So this is the actual way in which effective nuclear charges are estimated. ठीक है, यहाँ पर कैसा रहता है that बहुत सारे elements है, like in the periodic table you have many elements, and what happens is that in elements का जो ionization energy है, like what will be the energy required to eject the electron, outermost electron, वो calculate करके इनका Z effective experimentally notice किया जाता है. ठीक है, नोट किया जाता है that कितना nuclear charge is getting experienced by these outer electrons. ठीक है, now based upon that experimental data, that experimental understanding, ठीक है, नोटिस करना, हम लोग बात करेंगे about a set of rules to estimate Z effective. Okay, now this is something which is called as Slater's rule. All right, now before I start with Slater's rule, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर बहुत carefully सुनना. We are going to be working with an oversimplified version of this Slater's rule. We are not actually getting into accurate details. What do I mean by that? So let's say if I give you an example, or if I give you a task कि मुझे Z effective of sodium निकाल के बताओ. ठीक है, क्या करूं? मुझे Z effective of sodium atom निकाल के बताओ. तो ऑफ कोर्स आपके पास जो तरीका रहेगा वो रहेगा आप एक्सपेरिमेंटली. क्या हो गया भाई? जो एक तरीका रहेगा आपके पास में वो रहेगा that you conduct experiment over the sodium atom, right? So what we will do is you will take a sample of sodium vapors. ठीक है, आइसोलेटेड एटम चाहिए होगा ना हमें, तो आप लोग सोडियम मेटल को हीट करोगे और उसके वेपर्स तैयार करोगे. ठीक है, देन उन वेपर्स के थ्रू आप रेडिएशंस थ्रो करोगे, राइट? एंड उन रेडिएशंस में आप नोटिस करोगे लाइक विच फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इज एबल टू इजेक्ट, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला आप देखोगे दैट इज एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्यों देखोगे आप? बिकॉज यू वांट आयोनाइजेशन एनर्जी. Ionization energy is the minimum energy required to eject the electrons, right? So जो outermost electron होगा वो किस frequency से eject कर रहा होगा वो आप lowest frequency note कर लोगे और उससे फिर आप h nu करके बोल दोगे that this is the ionization energy of sodium atom. ठीक है, ये क्या हो गया? This is the experimental understanding. जैसा अपन ने ऊपर हीलियम के बारे में भी नोटिस किया. ठीक है, अब अगर मुझे इसके बारे में, ठीक है, थियोरेटिकली सोचना है, ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हो गई. ठीक है, जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा एक्सपेरिमेंटली कंप्यूट कर लिया. अब मुझे अगर इसके बारे में थियोरेटिकली सोचना है दैट यू नो जो सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम कैसा होता है? सोडियम का एटम होता है that there are 11 protons
in the nucleus, right? And uske around there are 11 electrons that are present, right? And ये जो 11 electrons है उनका कुछ ऐसा configuration है, right? So the outermost electron will be this 3s electron, ठीक है? And this is the one which will correspond to the ionization energy. Like इसको remove करने में जो energy लगेगी, that is what is going to be called as the ionization energy. अभी जो outermost electron है 3s का, ठीक है, यहाँ पे notice करना, this does not experience complete nuclear charge, right? Why it doesn't experience complete nuclear charge? Because इसके पहले यहाँ पर 1s के electrons, 2s के electron, 2p के electrons, right? ये सब present होंगे. उसके बाद ये 3s का इलेक्ट्रॉन इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, राइट? नाउ इफ आई गो इनटू द ग्रैन्युलैरिटी, तो जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन है, हर इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स है, हर इनर इलेक्ट्रॉन कुछ यूनिक तरीके से शील्डिंग कर रहा होगा, क्योंकि वो इनर इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है, जो उसका स्पिन है, वो सब एक रोल प्ले कर रहे होंगे अबाउट हाउ दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, है कि नहीं? यस सर। राइट, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक यूनिक तरीके से स्क्रीनिंग या शील्डिंग कर रहा होगा, ठीक है? नाउ इफ आई वाज टू एक्चुअली देन accurately think about this calculation of screening और shielding, तो मुझे क्या करना चाहिए? हर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए कि वो कितना शील्डिंग या कितना स्क्रीनिंग कर रहा होगा, राइट? एंड देन आई शुड कम अप विद अ थ्योरेटिकल एस्टिमेट ऑफ Z इफेक्टिव, ठीक है? बट we don't do that as part of our syllabus right now, ठीक है? What we have as part of our syllabus is a simplified version. उस simplified version में what we do is we form groups. हम लोग ऐसे ऐसे कुछ ग्रुप्स बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम में, और बोल देंगे कि अच्छा इस ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना स्क्रीनिंग कर रहे होंगे, इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतना स्क्रीनिंग कर रहे होंगे, ठीक है? We will take certain approximated information, we will take some empirical data and come up with some approximated ways, okay? Because that is the simplified version that is there as part of our syllabus, okay? Of course you now have a clarity that that is done for the sake of convenience, because agar accurate calculation karni hogi to yes, we will have to go electron by electron and come up with an answer, but that is not what we are going to do, ठीक है? तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन समझ में आया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? यस सर। ठीक है, ऑलराइट. सो नाउ विद दिस लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस स्लेटर्स रूल और हाउ डू वी कैलकुलेट सिग्मा, ठीक है? सो देयर विल बी सर्टेन स्टेप्स, ठीक है, दैट वी विल नीड टू फॉलो, एंड वो स्टेप्स किस बेसिस पे क्रिएट होंगे उसके लिए ये थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है. देयर आर certain set of steps or certain set of rules that are empirically derived. Empirically मतलब in a crude manner, in an approximated manner. ऐसा नहीं है कि एकदम robust, detailed discussion किया गया है. There are a set of empirically derived rules. कहाँ से? From ionization energy data and the understanding of the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? बेस्ड अपॉन दैट यहाँ पर क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी गई है? पहली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग नोटिस करना, इनर इलेक्ट्रॉन्स विल शील्ड मोर. आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच ऑल ऑफ अस कैन अग्री अपॉन वेरी इजीली, दैट जितना इनर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा वो शील्डिंग करेगा, राइट? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1s का इलेक्ट्रॉन
2s के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शील्डिंग करेगा। आई थिंक दिस इज फेयरली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि अगर हम लोग नोटिस करेंगे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल, तो ये 1s ऑर्बिटल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर्ड टू द 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। 2s ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा स्प्रेड रहेगा, राइट? तो 1s का ज्यादा स्क्रीनिंग करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी ग्रैन्युलरिटी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोटिस करना, बिटवीन द सबशेल्स ऑफ अ सेम शेल, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड शेल हो गया, तो थर्ड शेल में कितने सबशेल होते हैं? 3. थर्ड शेल में 3 Three सबशेल होते हैं ना, subshells. देयर इज 3s, 3p एंड 3d, है कि नहीं? Yes, sir. Right? तो एक और जो यहाँ पे नोटिसेबल पॉइंट है वो आपके लिए क्या रहेगा, दैट विद इन द सेम शेल, लेट्स से थर्ड शेल, जो यहाँ ये एग्जांपल नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो 3s के इलेक्ट्रॉन्स है दे विल शील्ड मोर एज कंपेयर टू 3p के इलेक्ट्रॉन्स, एंड 3p के इलेक्ट्रॉन्स विल शील्ड मोर देन 3d के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको हम लोग पेनिट्रेशन पावर टर्म से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ फैंसी वर्ड फॉर द सेम अंडरस्टैंडिंग दैट वी जस्ट डेवलप्ड, राइट? अगर मैं यहाँ पर आपके सामने वापस से थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे, लेट्स से ये 3s का ऑर्बिटल रहता है, ठीक है, देन ये 3p के ऑर्बिटल्स रहेंगे, 3px, 3py, 3pz, राइट? देन यू विल हैव 3d के ऑर्बिटल्स। 3d के ऑर्बिटल्स कैसे होते थे? लाइक यू हैव xy, ठीक है, yz, ठीक है, बहुत ही ऐसे डायग्राम्स बनाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, बट व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, यहाँ पे नोटिस करना, what we understand from these diagrams is that ये जो let's say p के इलेक्ट्रॉन्स है as compared to s के इलेक्ट्रॉन्स, ये p के इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है that is more spread away from the nucleus than closer to the nucleus. So यानी कि जो s के इलेक्ट्रॉन्स है, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, they spend more time closer to the nucleus as compared to p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो what we are saying is that penetration power का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप नोटिस करोगे, penetration power can be understood as effective time spent by the electron closer to the nucleus, ठीक है। अब since the probability distribution of d orbitals, f orbitals, ठीक है, they are quite distributed, ठीक है, they are quite spread around the nucleus, that means इनका जो penetration power है, their time spent closer to the nucleus कम होता है। तो मतलब उनका जो स्क्रीनिंग होगा, उनका जो शील्डिंग पावर होगा, वो कम होगा as compared to s इलेक्ट्रॉन्स और p इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इनफैक्ट s और p के बीच में भी s का ज्यादा रहेगा, because s का penetration power ज्यादा रहेगा। s के electrons will be spending more time closer to the nucleus. Yes, sir. तो ये एक और डिटेल हम कैप्चर करना चाहेंगे, राइट? तो क्या क्या है यहाँ पर नोटिस करना, बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी डेटा, ठीक है, as well as this understanding that inner electrons shield more and within the same shell, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड मोर मतलब क्या हो गया, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर शेल से ज्यादा शील्ड करेंगे, एंड विद इन द सेम शेल जो s के इलेक्ट्रॉन्स है वो p से ज्यादा शील्ड करेंगे और d से ज्यादा शील्ड करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट इसमें और भी ग्रैन्युलरिटी रहती है, ठीक है, इसमें स्पिन का भी रोल होता है। अप स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स अप स्पिन वालों को ज्यादा शील्ड करते हैं, डाउन स्पिन वाले डाउन स्पिन को ज्यादा शील्ड करते हैं, बट एज आई सेड कि हम लोग उतना ज्यादा ग्रैन्युलरिटी में नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग ऊपर से यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं that inner electrons are shielding more, and say if the same shell is being discussed,
then s के electrons are shielding more than p and more than d and more than f. ठीक है, based upon these fundamentals there are certain rules that have been established or have been made up in order to estimate or calculate this value of sigma. ठीक है, तो अब वो रूल्स और स्टेप्स मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूँ. ठीक है, अब जब मैं रूल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा तो उसमें नोटिस करना दैट वो जो रूल्स हैं वो मैंने नहीं डिजाइन करे, राइट, वो स्लेटर्स ने डिजाइन करे. दैट्स व्हाई हिज नेम इज देयर, स्लेटर्स रूल. तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आएगा कि सर इसका डेरिवेशन क्या है, हाउ डिड ही कम अप विद दिस, राइट. सो अगेन जो डेरिवेशन है वो इन्हीं पॉइंट्स पे लाया करता है. हाउएवर कैसा वो डेरिवेशन है, क्या वो डेरिवेशन है, वो सब हम लोग नहीं देखेंगे. We will simply observe that okay, these are the steps that have been recommended to come up with an estimation about sigma. So let's look at those steps. They make some sense. Okay. However, we understand that we'll have to take them with a pinch of salt because they are not accurate. They are certain simplified steps only. Observe करेंगे. हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? अरे तुम अपनी मिक्सी की आवाज मत सुनाओ ना. हाँ, घर पे चटनी बन रही है, ठीक है. All right, so let's now look at certain examples of how this calculation happens. So let's take this example of iron as an atom, right? Iron का configuration सबको लिखना आता है? Yes, sir. What is the outermost electron in iron का atom? 4s2. Right, 4s का इलेक्ट्रॉन जो है that is the outermost electron. So as part of this discussion हम लोग चाहेंगे to calculate that ये 4s का जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट. आयरन के एटम में 26 प्रोटॉन होते हैं, 26 प्रोटॉन्स आर देयर. Yes, sir. Yes, sir. सो डेफिनेटली ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये 26 प्रोटॉन्स का पुल तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है. ठीक है, इट इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग 24. लेसर देन दैट, राइट. सो हाउ मच लेसर देन दैट वो हम लोग अब एस्टिमेट करना चाहेंगे. ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आयरन का लूंगा और एक एग्जांपल मैं लूंगा आयरन 2+ का. Fe2+ के कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट विल बी द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? 3d6. राइट. तो 3d का कोई एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेंगे. 3d में वैसे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेंगे और देखेंगे दैट हाउ मच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्सपीरियंसिंग. ठीक है. नाउ दो एग्जांपल्स में क्यों ले रहा हूं? बिकॉज इन दोनों एग्जांपल्स में जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा, राइट. तो अगर मेरा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, अगर मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल या फिर p ऑर्बिटल में लाया करता है तो आई हैव सम स्टेप्स टू कैलकुलेट. बट अगर मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल में या f ऑर्बिटल में लाया करता है तो आई हैव सर्टेन मॉडिफाइड सेट ऑफ स्टेप्स टू कैलकुलेट सिग्मा. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 2 एग्जांपल्स साइमल्टेनियसली. ठीक है, यहां तक का पार्ट समझ में आया? Yes, sir. हाँ. Sir, does the number of neutrons affect that electron, sir? Yes, they do, but not something which is again part of our scope right now. Okay, sir. Sir, हाँ. can you please repeat the step 2? हाँ, step 2 तो यही है कि identify the electron for which screening constant is to be calculated. ठीक है, अब वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है जिसके लिए हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं? सर टेस्ट इलेक्ट्रॉन. आउटर इलेक्ट्रॉन ही रहता है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको. Yes, sir. दैट इज द आउटर इलेक्ट्रॉन ओनली. तो ये जो इन Fe हमने देखा, Fe में कौन सा रहेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? 4s. 4s का. Fe2+ में 3d. 3d. ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हम लोग नोटिस करेंगे एंड इसलिए दो एग्जांपल्स लिए मैंने क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको इनके स्टेप्स में थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग
आयरन का एग्जांपल देखते हैं। Fe के अंदर जो 4s इलेक्ट्रॉन है वो कितना Z इफेक्टिव एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके लिए सिग्मा का कैलकुलेशन क्या रहेगा। ठीक है, so let's look at first for the 4s electron. Now step 3 क्या रहेगा, स्टेप 1 एक्चुअली क्या रहेगा, स्टेप 1 आप यहाँ पे नोटिस करोगे, राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक फॉलो नहीं लिखते वक्त क्या कह रहे हो सर, वो हाफ बार रूल फॉलो नहीं करने का ना लिखते वक्त। हाँ, सो यहाँ पर आप नोटिस करना, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जैसे आयरन का लिखना था तो उसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 के बाद में 4s भरता है। ठीक है, फिर 3d का नंबर आता है, लेकिन हम लोग कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में, यानी कि मैंने फर्स्ट शेल के पहले लिख दिए, फिर सेकंड शेल के, फिर थर्ड शेल के, फिर फोर्थ शेल के, फिर फिफ्थ शेल के, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, दिस इज द वे इन विच आई विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में। अब स्टेप 3 यहाँ पे नोटिस करना, दैट विल हैव टू क्रिएट ग्रुप्स और ब्लॉक्स, यू कैन से। कैसे हमको वो ग्रुप्स क्रिएट करने इन द कॉन्फ़िगरेशन, हम ns और np जो रहेगा उसको एक ग्रुप में डालेंगे, एंड जो nd और nf रहेंगे उनको अलग ग्रुप्स में डालेंगे। राइट, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, लेट्स से इफ आई पुट अक्रॉस ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखा था आयरन का, ठीक है, या फिर कोई हायर एलिमेंट का भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना चाहो, ठीक है, तो उसमें भी कैसा रहेगा, आप इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में जाओगे, 1s 2s 2p इस तरीके से। तो इसमें आप नोटिस करना, जो ns np रहेगा उसको एक ग्रुप में डाल देंगे, 2s 2p को एक ग्रुप में डाल दिया, 3s 3p को एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, फिर 3d अलग ग्रुप रहेगा। ठीक है, 4s 4p को अलग ग्रुप में डाल दिया, फिर 4d अलग ग्रुप रहेगा, 4f अलग ग्रुप रहेगा, राइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से आप ये ग्रुपिंग करोगे। अब जब आप ये ग्रुपिंग कर लोगे, देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, अगर आपका आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, s ग्रुप में ns np ग्रुप में लाया करता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जूम कर देता हूँ। ठीक है, स्टेप 4 क्या कह रहा है, बेस्ड अपॉन द आउटर इलेक्ट्रॉन, या जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग बोल रहे हैं, बेस्ड अपॉन द टेस्ट इलेक्ट्रॉन द नेक्स्ट स्टेप्स डिफर स्लाइटली। तो अगर आपका आउटर इलेक्ट्रॉन ns np ग्रुप में लाया कर रहा है, ठीक है, तो जो Fe का एग्जाम्पल अपन ने लिया था उसमें 4s में लाया कर रहा है, मतलब ns np ग्रुप में लाया कर रहा है हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए अब आप स्टेप्स नोटिस करना, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहला स्टेप, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टू द राइट ऑफ ns np ग्रुप डजंट कॉज स्क्रीनिंग। वेल, एक तरीके से देखा जाए तो ये पॉइंट काम का है नहीं, क्योंकि हम लोग एनीवेज आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आउटर इलेक्ट्रॉन के राइट में, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन के आगे, तो एनीवेज वी डोंट हैव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो व्हाट इट इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उनका हम लोग स्क्रीनिंग का कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट नोटिस करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ns np ग्रुप, ठीक है, electrons that are present in the same ns np group, they contribute 0.35 each to sigma. What do I mean by this? यहाँ पे नोटिस करना, जैसा अपना ये कॉन्फ़िगरेशन था, क्या था कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, है ना। इसके आगे लाइक 4p 4d 4d 4f ये सब रहेंगे। तो एनीवेज
यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन्स एनीवेज प्रेजेंट नहीं है, राइट, और ये मेरी ग्रुपिंग हो गई थी, राइट, इस तरीके से ग्रुपिंग करी थी अपन ने। तुमको कुछ कहना है सीमांता? नहीं सर, एक डाउट है सर। आपने 3D नहीं लिखा सर है? डाउट है हाँ बोलो। सर। सर पुअर शील्डर्स फिर कौन से होता है? D and F, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स तो पुअर शील्डिंग करते ही हैं हाँ सर। विद इन Okay. द सेम शेल, विद इन द सेम शेल। ओके सर। SPDF में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो D and F आर पुअर शील्डर्स। पुअर शील्डर्स, ओके सर। ठीक है, अगली बार अनॉय मत करना, मैं निकाल दूंगा क्लास से। 3S 3D और क्या था इसके आगे? 4S 4P 4D 4F, राइट। तो यहाँ पर हाँ 3D 4S, 3D कितना था ये? 3D भी 6 था ना सर 4S 4P साथ में आएगा ना? हाँ 4P भी साथ में रहेगा, बट ठीक है 4P के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसके हिसाब से क्या है? पहला पॉइंट ने क्या बोला कि जो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन था, टेस्ट इलेक्ट्रॉन का ग्रुप आप नोटिस करो, ठीक है, रुक जाओ नैन, टेस्ट इलेक्ट्रॉन का आप ग्रुप नोट करो। टेस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4S 4P में है। अब उसके राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड मतलब ये 4D 4F, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर होते तो उनकी वजह से हम लोग स्क्रीनिंग काउंट नहीं करते हैं। वी कंसिडर देम टू बी आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कॉज नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग, वी नेग्लेक्ट देयर स्क्रीनिंग। ठीक है, वैसे यहाँ पर ऐसा कोई था भी नहीं इलेक्ट्रॉन। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप में भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना हमारा जो आउटर इलेक्ट्रॉन था वो किस ग्रुप में प्रेजेंट है? इस NSNP ग्रुप में प्रेजेंट है, 4S 4P ग्रुप में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस 4S 4P ग्रुप में अपार्ट फ्रॉम आवर टेस्ट इलेक्ट्रॉन, अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम लोग स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अलावा और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस ग्रुप में? एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि those electrons which are present in the same group, they cause how much screening? They cause 0.35। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे नोटिस करना, that electrons in the n-1th shell, they cause or contribute to 0.85 each to sigma। तो n-1th शेल कौन सा हो गया? थर्ड शेल हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है ना। तो n-1th शेल कौन सा हो गया? D, राइट, दिस एंटायर थर्ड शेल, D और B। ठीक है, दी एंटायर थर्ड शेल, ठीक है, 3S 3P 3D तीनों काउंट होगा इसमें, राइट। तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने, बोल दिया कि इंटायर n-1th शेल को ही एक साथ ले लो। ठीक है, ऑफ कोर्स वी नो कि यार ये तो मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया ना, बिकॉज वी नो दैट 3S ज्यादा शील्डिंग कॉज करते हैं एज कंपेयर टू 3P, एज कंपेयर टू 3D। बट यस, एज आई सेड कि हम लोग एक ओवर सिंप्लीफाइड सेट ऑफ रूल्स ही पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट गेटिंग इनटू ग्रैन्युलर डिटेल, वी आर नॉट गेटिंग इनटू एक्यूरेट डिटेल्स। सर आपने 3D में खाली 6 इलेक्ट्रॉन डाले, 10 आने चाहिए ना? अरे राजा, आयरन में 3D में 6 ही रहता है, जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ना। यस सर। तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है। 3D gets filled last, na, that's why it has less. यस सर, हाँ सर। सर हाँ सर 3S का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, 3S का सेकंड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ईच 0.85 ऐसे सिग्मा हाँ। ही करते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर इस स्टेप के हिसाब से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि थर्ड शेल यानी ये n-1th शेल, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 6 + 6 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये। यस तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या बोला जा रहा है? ईच इलेक्ट्रॉन
ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉन causes a screening or shielding of 0.85. सर 3D के लिए भी लेने का है 0.85। हाँ, लेने का है, स्टेप में ऐसा लिखा है तो करने का है। Sir, नाउ हाँ बोलो। sir, actually we can calculate for all the noble gases and remember their shielding effect and then add it to that other elements and we can find out the answer, right? नहीं ना, डिपेंड करेगा ना कि कौन सा वाला शेल के बारे में बात हो रहा है। सी यू विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट हम किस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन अगर 4s शेल में लाया कर रहा है तो उसके लिए n-1th शेल क्या हो जाएगा, थर्ड शेल ना। Okay, sir. ठीक है, Got it. now after this the next step which it says is that जो n-2th शेल में आप चले जाओ, n-2th शेल एंड लोअर। ठीक है, क्या कह रहा है, n-2th शेल एंड लोअर, उन सब के लिए दिस स्टेप इज सेइंग कि सबका कंट्रीब्यूशन टू सिग्मा इज 1 ईच। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन था इसमें इफ आई नोटिस n-2th शेल कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड शेल, एंड उसके लोअर शेल और क्या हो जाएंगे, तो ये 1s भी आ गया, राइट। तो इनके लिए क्या बोला जा रहा है, दैट इनके लिए आप सिग्मा लिख लो 1 ईच, राइट। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 + 2 + 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिग्मा में, दे आर कंट्रीब्यूटिंग 1 ईच। ठीक है, सो बेस्ड अपॉन दीज पॉइंट्स अब आप नोटिस करना, वी आर कमिंग अप विद द कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, राइट। कैसा था, यहाँ पे आप नोटिस करना, वापस से आप रिटन डाउन द कॉन्फ़िगरेशन नीचे। ठीक है, ये मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन था इस ग्रुप में 4s में, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक तो मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए मैं स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन थे इन द NSNP ग्रुप, जस्ट 1, और वो 1 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पर सिग्मा में, 0.35। देन उसके बाद बोला जा रहा था कि n-1th शेल, तो ये जो ग्रीन से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये पूरा n-1th शेल हो गया, द थर्ड शेल। इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे आप काउंट कर रहे हो, 14 इलेक्ट्रॉन्स, और इनके लिए कितना बोला जा रहा है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग 0.85 ईच। एंड देन n-2th शेल एंड लोअर शेल। ठीक है, तो n-2th शेल क्या हो गया, सेकंड शेल, और उससे भी कम वाले शेल जो है, जो यहाँ पे फर्स्ट शेल हो गया, तो टोटली हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोला जा रहा है, हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द सिग्मा, दे आर कंट्रीब्यूटिंग 1 ईच। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये आप सिग्मा कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा कुछ 22.25। So if that is the case, then what is the Z effective? That is, it was Z minus sigma, so it comes out to be 3.75. So this is the effective nuclear charge that is experienced by the outer electron of iron atom. Sir? ठीक है, हाँ बोलो। Sir, actually we are calculating the effective nuclear charge, sir, but in the starting we were saying about ionization energy. हाँ Sir? तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? Sir, using this, is it possible to calculate the ionization energy? हाँ, so यहाँ से अब हम लोग इस तरीके से बोलेंगे ना, that this should be giving us the idea of how much the ionization energy of iron atom should be. ठीक है, जो हम लोग जैसे हीलियम में हमने एस्टिमेट किया, ठीक है, वैसा एस्टिमेशन यहाँ से भी आना चाहिए अब। Okay, sir. ठीक है, इनफैक्ट what I was actually saying in the beginning was that ये जो rules हैं, ये rules in fact have been kind of validated with, or you can say tested with ionization energy data. ठीक है, ये जो rules हैं ये सही हैं कि नहीं है, right, how well they are, तो उसका testing is actually done
by comparing the actual ionization energy data. ठीक है? So what's written there? N minus 2h shall contribute what to each sigma? Is it 10? Contribute one each. ठीक है? 1 E Fine. लिखा हुआ है, that means 1 each लिख लो आप. Contribute 1 each to sigma. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, इनका सबका कितना कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है इन द सिग्मा 1. ठीक है? हाँ, नेक्स्ट डाउट बोलो. सर अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s1 है और उसको अगर हम लोग टेस्ट इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो सर n-2 क्या रहेगा, उसका 1 रहेगा? नहीं नहीं, आपने खुद ने बोला ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा बोला आपने? 4s. तो n हो गया 4, n-1 हो गया 3, n-2 हो जाएगा 2 and so on so forth. बट सर अगर हम लोग उसमें से एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन लेंगे तो सर वो 3d6 में आ जाएगा. नहीं नहीं, तो अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन लेट्स से मैं पोटेशियम का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पोटेशियम एग्जांपल हो गया आपके लिए, करेक्ट? यस है ना? पोटेशियम क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. ठीक है? तो अब मुझे इसका सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये तो मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना? क्या इसी के ग्रुप में और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शील्डिंग कर रहे हैं? नो सर. नो. तो यानी कि 0 into 0.35. क्यों? Because there is nothing else in that group apart from the test electron itself. Then n-1th shell में कितने हो जाएंगे? 8 electrons, which will Yes sir. cause 0.85 shielding each, right? Then n-2th shell and below कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन causing 1 each. इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे. ठीक है? यस सर, बहुत थैंक यू. हाँ सर मतलब जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा रहे थे, so we are using Aufbau's principle, but then after that we are just rearranging it in order of their increasing principal quantum numbers, Yes. right? Yes. And so one more thing, I didn't understand that when we did the question for helium before this, in that case, why didn't we use this Slater's rule? नहीं, so helium के केस में you can again apply the Slater's rule, but इसमें what we end up saying is that जो shielding cause हो रही है, ठीक है, उसको आप 0.3 मानो instead of 0.35. ठीक है? It's like more of an exception that we have highlighted. 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम में, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.3 की शील्डिंग कॉज कर रहा है. स्लेटर्स रूल के हिसाब से 0.35 रहना चाहिए, बट हीलियम के केस में जस्ट रिमेंबर दिस एज एन एक्सेप्शन दैट 0.3 लेना पड़ेगा. और सर इनका कुछ ऐसे यूनिट नहीं है ना, एज एन लाइक सिग्मा, मतलब इट विल बी लाइक 0.85 जस्ट, इट्स नॉट, इट डजंट हैव एनी यूनिट और एनीथिंग, राइट? हाँ, मतलब इफ यू आर जस्ट डूइंग द काउंटिंग ओनली तो आप इनको विदाउट यूनिट भी बोल सकते हो. और अगर आपको लेट्स से चार्ज के टर्म्स में काउंटिंग करनी है तो जैसे आप Z बोलते हो, Z कितना रहेगा आयरन एटम के लिए? Z कितना होगा? 26 into 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम्स, राइट? तो अगर आपको यूनिट्स में रिपोर्ट करना है ऑफ चार्ज तो आप ये भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट देन इट विल जस्ट बी अननेसेसरी. ओके, ठीक है? थैंक यू. अच्छा, देन अब फटाफट नोटिस कर लेना Fe2+ का एग्जाम्पल. ठीक है? Fe2+ के एग्जाम्पल में यू रिमेंबर दैट आउटर इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में लाया करता है? 3D. अरे किसी का माइक ऑन रह गया. ठीक है, ऑलराइट. नाउ
अच्छा, तुम लोग जब ये हैंड रेज करते हो तो बार बार नोटिफिकेशन जो आता है हैंड रेज करने का, इज इट बिकॉज यू आर रेजिंग और अनरेजिंग योर हैंड, या फिर इट्स जस्ट अ न्यू फीचर इन जूम? नो सर, We are raising hand, that's why. एक जन बोलो ना। सर बाद में है ना नीचे करके आपस ऊपर करते हो फिर आता है सर। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये अनोइंग हरकत बंद कर दो, नीचे ऊपर करने की। सर तो फिर कब डाउट पूछ सकता है, मतलब जब आप कंप्लीट कर दोगे तब? हाँ ठीक है, बिकॉज फ्लो मेरा ब्रेक हो जाता है बीच में, जब मैं आपको मौका दूंगा। आप अपना, मैंने कहा ना, डाउट देखो, आई विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन डाउट्स एवरी टाइम इन बिटवीन, ठीक है? यू माइट विश दैट, बट दैट विश कैन कम ट्रू, लेट्स से इफ वी वर स्टडीइंग इंडिविजुअली, वन ऑन वन पढ़ रहे होते, ठीक है, तब मेरी पूरी अटेंशन आपके ऊपर होती, but I have to take the entire class with me, and in that process I can't afford to waste time on each and every small discussion that happens. So for the benefit of the entire class as a whole, I will be giving you the opportunity कि हाँ doubt पूछो, but as per the convenience of the flow in which class is going, ठीक है? तो अगर आपको डाउट आता है तो आप लिख के रख लो, ठीक है, फटाफट स्क्रिबल कर लो उसको साथ में, बिकॉज देन इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, बीच बीच में म्यूट एंड आस्किंग डाउट्स, ठीक है? दैट्स अ ट्रेड ऑफ, ठीक है? ये ट्रेड ऑफ है जो हमें करना पड़ेगा फॉर द लार्जर गुड, फॉर द ग्रेटर गुड एक्चुअली। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट विच वाज, अगर हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन लेट्स से ND-NF ग्रुप में है, जैसे Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो उस केस में वैसे ही स्टेप्स रहेंगे, स्लाइट मॉडिफिकेशंस। क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगे फटाफट नोटिस करना। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टू द राइट ऑफ द ND-NF ग्रुप, दे डोंट कॉज स्क्रीनिंग, ठीक है? वो ठीक है, हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि राइट वाले जो है उनको नहीं अकाउंट में लेना है। अगर सेम ND-NF ग्रुप में और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अपार्ट फ्रॉम आवर टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर वो कितना शील्डिंग कॉज कर रहे हैं? दे विल बी कॉजिंग 0.35, एंड देन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ द ND और NF ग्रुप, दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट 1 ईच, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर Fe2+ का एक कॉन्फ़िगरेशन था आपके सामने। Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन में हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन किधर लाई कर रहा था? इन 3D, राइट? तो 3D के खुद के ग्रुप में अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो वो 5 इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिग्मा में? 0.35 ईच। एंड देन उसके लेफ्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये सारे के सारे इसके लेफ्ट में हो गए, तो ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दे आर कंट्रीब्यूटिंग हाउ मच? दे आर कंट्रीब्यूटिंग 1 ईच। तो यहाँ से आपका सिग्मा का कैलकुलेशन आ जाएगा, और उससे आप फिर Z इफेक्टिव निकाल लोगे। Z इफेक्टिव विल बी 26 माइनस सिग्मा, तो दैट इज 6.25। So can you like go up and show the A and B points again? हाँ, पहला पॉइंट कैसा था? जो राइट में है ऑफ द टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग इनटू द स्क्रीनिंग। जो सेम ग्रुप में है, दे कंट्रीब्यूट 0.35 ईच, एंड दोज व्हिच आर टू द लेफ्ट ऑफ द ND-NF ग्रुप, जिसमें हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके लेफ्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो सब के सब 1 ईच कंट्रीब्यूट करेंगे। सर एक डाउट है। हाँ सर अभी ऊपर क्या लिखा था? टू द राइट ऑफ विल नॉट कॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो हाँ। फिर सर जो Fe है उसमें तो सर वो आएगा ना राइट में, 3D के राइट में आएगा ना 4s2, तो हाँ। हम लोग तो उसमें से टेस्ट इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ऐसा क्यों? वही मैंने आपको बोला कि जब हम लोग किसी भी एटम या आयन के लिए कैलकुलेशन करेंगे सिग्मा की, तो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो आउटर इलेक्ट्रॉन ही रहना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन के एटम में आउटर इलेक्ट्रॉन क्या था? 4s, राइट? Fe2+ में आउटर इलेक्ट्रॉन क्या है? 3D, राइट? तो हम लोग सबसे पहला स्टेप वही कर रहे हैं। यहाँ पे आप नोटिस करोगे हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन क्या है, जिसके लिए हम लोग सिग्मा कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना चाह रहे हैं। एक बार वो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद
अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे ओके एंड सर। देन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब सर इसको ए और बी तो दोनों में सेम ही है, खाली सी का डिफरेंट है ना। हाँ ठीक है। अब बस यहाँ पे नोटिस कर लेना, ठीक है। इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना डजंट मेक मच सेंस, ठीक है। वी इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, बट इट डजंट समथिंग व्हिच इज ऑफ एनी गुड यूज, बिकॉज व्हेन वी आर स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तो जो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से ही तो आती हैं। तो दैट इज वेयर जेड इफेक्टिव व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग, ठीक है। हम लोग आगे जब बात करेंगे तो जैसे आप लोग नोटिस करोगे मैं जेड इफेक्टिव ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड दैट दिस इज द जेड इफेक्टिव ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, राइट। तो जब हम ऐसा करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बट लेट्स से इफ आई गिव यू टाइम, आराम से बैठ के करो, तो व्हाट यू विल फाइंड इज एक ट्रेंड मिल जाएगा जेड इफेक्टिव में, दैट अक्रॉस अ पीरियड जेड इफेक्टिव आपका बढ़ेगा एंड डाउन द ग्रुप आपका जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड जब आप जाते हो, ठीक है, स्लाइट वेरिएशंस आर देयर, बट पोस्ट दैट इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओनली, ठीक है। तो ये ट्रेंड जरूर याद रखना, बिकॉज ये हम लोग काफी जगह यूज करेंगे, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। और जेड इफेक्ट के आगे क्या लिखा है? एक एक करके। तो सबसे पहले कौन पूछ रहा है यहाँ पर? हाँ बोलो थारा भाई। Sir, actually, lithium actually loses electron readily, no sir. So Z effective should be more, no sir. लूजिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कम होना चाहिए ना राजा। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जेड इफेक्टिव कम है तो कम अट्रैक्ट कर रहा है। Okay, sir. And what? Okay, sir. Got it. ठीक है। और यहाँ पर अपने नाम प्रॉपर लिख के अटेंड करा करो जूम क्लासेस। मैं क्लास से निकालना शुरू कर दूंगा ये जो डॉट करके बंदा है, ठीक है। henceforth please use your proper name and attend the class. This is not a joke going around. If you want to fool around, then I think don't be a loser, do better things in life. यहाँ पे क्या फूल अराउंड कर रहा हो, कुछ ढंग की मस्ती कर लो। हाँ, और किसी को कुछ डाउट पूछना है? सर आई हैव अ डाउट। बोलो राघव। सर सेकंड लाइन में जेड इफेक्ट के आगे क्या लिखा है सर? क्या चीज? सर वो क्या सिंबल है, आई कैप है क्या? नहीं, तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आई मुझे, दोबारा बोलो। सर सेकंड लाइन में जेड इफेक्ट के आगे क्या लिखा है? सेकंड लाइन में जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ये एरो ऐसे अप एरो बना हुआ है ना, ये कह रहे हो ना, ये क्या है? यस सर। हाँ, इंक्रीजेस। सर हाँ सर कैन यू स्क्रॉल अप टू द कॉलम जो आपने लिखा था? हाँ सर, मेरे को है ना इसमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, मतलब ये लिखा ही क्यों है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टू द राइट ऑफ NDNF ग्रुप डोंट कॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो सेकंड, हाँ, क्योंकि सर अपन को तो पहले ही मालूम है ना कि हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में लिखने का है, तो फिर 4s मतलब आएगा ही नहीं, तो फिर हम लोग ने ऐसा क्यों लिखा है, डज नॉट कॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट? नहीं, so this is something which is more like a formality. I understand your dilemma कि मतलब जरूरत क्या है लिखने की। वही मतलब इतना एम्फोसाइज करके लिखा है क्योंकि अपन को तो पहले से ही मालूम है ना, रूल में पहले ही बोला है n के इंक्रीजिंग में लिखना है, आउ के रूल में नहीं। बिल्कुल। ओके सर। Sir, could you scroll down, sir? हाँ Sir, actually, if it remains from top to down constant, then how can the cesium be more reactive than lithium, sir? अरे एक ही प्रॉपर्टी थोड़ा पढ़ रहे हैं राजा, और भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना। दिस इज जस्ट वन फैक्टर। Okay, sir. Or ठीक है। so हाँ, when we say left to right, do we include group 18? या So will it be right to say that Z effective of helium would like
if you were to say which element has the highest Z effective, so what would it be? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं रहेगा दैट हीलियम का सबसे ज्यादा है, बाकियों का कम है. That won't be appropriate to say. Okay, sure. सर Fe और Fe2 में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का ही फर्क है, लेकिन ये इनका Z इफेक्टिव में इतना फर्क क्यों आ रहा है? देखो ना, आप आउटर इलेक्ट्रॉन एक में 4s में लाया कर रहा है और एक में 3d में लाया कर रहा है ना. That also plays a role ना. हाँ यस सर. ठीक है, ऑलराइट, चलो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है. नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द एटॉमिक साइज. दैट विल बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी. Thank you, sir. Bye, sir. Sir, I have a small doubt, very small doubt. फटाफट पूछो. Sir, other than outermost electron, can we find the middle electron? Sir, जैसे कि कोई एलिमेंट दिया है सर, उसमें 3s2 का Z इफेक्ट हाँ निकालना है. कर सकते हो, बट इट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज. थैंक यू सर. बाय. सर मेरे को बस एक हीलियम के लिए एक चीज पूछनी है. I was going through the NCERT yesterday, and it said कि helium का position in P block, sorry, helium should be in S block, but its position in P block is justified. So sir, मतलब ये reason दिया था कि helium P block में इसलिए है क्योंकि noble gas है, सारे electrons filled है, but S block में भी हो सकता है because it loses an electron. So sir, if it is asked which block does it belong to, what do we write? Because NCERT में दोनों के लिए लिखा था कि P में होता है पर S में justified है. नहीं, आप P लिख देना बस. ठीक है. और सर हाइड्रोजन के लिए भी S ही लिखते हैं ना, मतलब कंफर्म, मतलब. हाँ ठीक है सर, थैंक यू. चलो. Sir, when are you discussing DPP? करेंगे. Okay, sir.